सर नोट्स नहीं थोड़ी सर नोट्स लाकर यहाँ का मुरा लिखूं बेहतर किसके? गणित में गणित के, और इस गणित के बाद में आएंगे, इसके आ जाएंगे, इसके कंप्लीट है नोट्स। हाँ सर अभी तो मैं कॉपी नंबर काटे अब बात नहीं करनी है, अब अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। चॉकलेट तो नहीं खा रहे हो कोई? सर कसरो में ना दो हाँ डाल दे जल्दी से, ना दो जल्दी से डाल। चॉकलेट आ जाए बिस्किट अब बिल्कुल बात नहीं करनी है, हाँ ठीक है? जो बात करेगा उसका इलाज मेरे पास। तो राकेश ने अभी तक काम तो बंद ही नहीं किया। हाँ अब है ना, बंद कर दे जल्दी से, मैं रुकूंगा नहीं अब, सर यार जल्दी से बंद कर। 2 मिनट नहीं बंद कर दे, मैं करूँ बंद कर दे, बाकी 1 नंबर आज पक्का जाएगा तेरे। हाँ अच्छा नंबर भूल जाओ गिनती के दिन 10 नहीं है, नंबर एक दिन में 1 चला जाएगा तो फिर क्या करेगा? आज तो मैं 10 और 10 ही दो हाँ नहीं 9:30। 9:30 में कल क्लास में आज कब मेरी बात नहीं मानी इसीलिए। आज हाँ अब भी नहीं मान रहा है। बंद ही तो नहीं वो भी हाँ अब ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल, 10 तो या नहीं अरे अब ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल, यार ठीक है? क्लास 9 और सब्जेक्ट का नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। और इसमें अपन लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, और लेसन का नाम क्या है? चुनावी राजनीति। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इस लेसन को हमने कंप्लीट रीडिंग कर ली थी और चीज़ों को इसमें हमने अच्छे से समझ लिया था। आज अपन इसकी नोट्स की क्लास देख लेते हैं कंप्लीट के। ऐसी कौन कौन सी काम की चीज़ें जो अपने एग्ज़ाम में आएगी और उससे रिलेटेड हम अपने आंसर आराम से लिख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राजनीति, इस पार्ट की शुरुआत, यानी कि पार्ट की शुरुआत कैसे होती है। तो लेसन की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है हरियाणा जो राज्य है उसके विधानसभा चुनाव के बारे में कहा गया है, और वहीं से इस पार्ट की क्या होती है? शुरुआत होती है। 1987 की एक वहाँ की घटना को इस पार्ट में अच्छे से व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है। और उस समय 1982 की बात करें ना, 5 साल पहले, तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जीती थी और बात हो रही थी 1987 की, यानी कि कांग्रेस तो जीत गई थी, उसके बाद 5 साल बाद जब कांग्रेस हार गई थी और कोई दूसरी लोकदल जो सरकार है ना, वो वहाँ पर बन गई थी और लोकदल का मुख्यमंत्री बन गया था, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। कौन सा लोकतंत्र का मुख्यमंत्री? सुनो ध्यान से, सब समझ आ जाएगा, सुन लो मेरी बात। बिल्कुल सरल है। 1987 की बात है, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और विपक्ष में एक नेता था जिसका नाम क्या था? देवीलाल। ठीक है, इसने क्या किया था कि न्याय युद्ध के नाम पर लोगों को मतलब आंदोलन में मतलब पार्टिसिपेट करवाया, और उसने बड़े बड़े आंदोलन किए थे इस टॉपिक को लेके, यानी कि लोगों को न्याय दो या उससे रिलेटेड। तो उसने विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए और लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गया था। अब प्रसिद्ध हो गया था तो इसने मतलब जनता के सामने या जनता के जो भी लोग थे उनको जोड़कर एक दल बना लिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लोकदल नाम से। किसके नाम से? लोकदल नाम से जानते हैं। तो ये पार्टी इसने बना ली, और जितने भी विपक्षी थे, कौन थे? विपक्षी, जो विपक्षी दल थे उन्होंने मिलकर एक मोर्चा तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? मोर्चा। यानी कि अब जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ कौन लड़ेगा? जो लोकदल। हाँ देवीलाल है, जो लोकदल की मदद से क्या करेगा? लड़ेगा और समर्थन क्या करेगा? ले लेगा। नेक्स्ट, अब ये जो देवीलाल एक नेता के तौर पर उभर कर आया था, इसने अपने चुनाव का अच्छे से प्रचार किया था और ये मतलब चाहता था कि अपनी पार्टी जीत जाएगी। मतलब जहाँ भी जाता जनसभाएं करता और लोगों को यही कहता कि अपनी अगर पार्टी जीत गई तो छोटे जो किसान है, छोटे जो व्यापारी है, मजदूर है, उन सभी के जो कर्ज है उनको हम क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। तो लोगों ने इस लालच में आके देवीलाल को वोट दे दिया, और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तो सिंपल सी बात है कि लोगों ने इसको ही वोट दिया था। किसको? देवीलाल को वोट दिया था। और इसको कितनी सीटें मिली थी यहाँ पर? हाँ 90 में से 76 सीटें देवीलाल को मिल गई थी। और टोटल 60 सीटों की बात करें तो देवीलाल की थी, और अन्य इसके जो भी
मतलब गठबंधन वाले जो सरकार कह सकते हैं ना, ऐसे मिलजुल के शासन चलाती है, उनकी थी। ठीक है, यानी कि इसने दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन कर लिया था, उनसे भी जोड़ रख ली थी। इससे फायदा ये हुआ कि उनकी सीटें भी इसमें मिल गई। नेक्स्ट, सिर्फ जो कांग्रेस थी उसको सिर्फ यहाँ पे कितनी सीटें मिल पाई? 5। यानी कि कांग्रेस अल्पमत में आ गई, उसके पास कोई जनता नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सारे जो बोर्ड थे वो कौन लेके चला गया था? देवीलाल। समझ गए? क्योंकि उसने लोगों के मुद्दों को समझ लिया, लोगों के लिए जरूरी आंदोलन किए, तो इस प्रकार उसकी सरकार वहाँ पर बन गई थी। अब जैसे ही पुरानी सरकार गिरी या जो भी मंत्री था या मुख्यमंत्री था उसने इस्तीफा दे दिया, फिर नई सरकार जो आई उसमें देवीलाल को मुख्यमंत्री के पद पर खड़ा कर दिया गया। और ये सारी बात यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। और लास्ट में यहाँ पर इसने देवीलाल ने अपना जो शपथ है वो भी पद की ले ली थी कि मैं इस पद का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, जो भी मैंने वादे किए वो पूरे करूँगा, जो भी शपथ होती है वो इसने ले ली। और जैसे ही ये सत्ता में आया, कौन? देवीलाल। जैसे ही सत्ता में आया तो इसने जो भी जनता से वादे किए थे कि मैं तुम्हारे कर्ज माफ़ कर दूंगा और जो भी तुमने ऋण ले रखा है उसको भी क्या कर दूंगा? माफ़ कर दूंगा। तो इसी कंडीशन में इस व्यक्ति ने क्या कर दिया था कि एक आदेश जारी कर दिया था, और उस आदेश के तहत जितने भी खेतिहर मजदूर थे, जितने भी किसान थे और छोटे व्यापारी थे, उन सभी का कर क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक नेता ने लोगों की समस्याओं को सुना और मतलब लोगों ने भी उस पर भरोसा जताया, और वो जो उम्मीदवार था वो भी जनता पर खरा उतरा और उसने लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। तो ये हमें पता लगता है कि इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होती है और लोग क्या कर लेते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और लोगों की जो सुविधाएं होती है वो उनको अच्छे से मिल जाती है। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक समझ गए? वो बिंदु खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु है चुनाव की ज़रूरत। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई चुनाव की ज़रूरत क्यों है? तो सिंपल सी बात है, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं उसमें नियमित अंतराल में चुनाव कराए जाते हैं, और लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार क्या करती है? लोगों पर शासन करती है और उनकी समस्याओं को सुनती है और उनके समाधान कर लेती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में एक नियम है कि कोई उम्मीदवार है और उसको लोग पसंद नहीं करते, या कोई प्रतिनिधि है उसको भी लोग पसंद नहीं करते, तो वो उसको वोट नहीं देते और वो आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी कि लोकतंत्र किसकी इच्छा के अनुसार चलता है? लोगों की इच्छा के अनुसार चलता है। यही क्या है? अपना लोकतंत्र। अब चुनाव में मतदाता क्या करते हैं? वोट देते हैं, जो भी उम्मीदवार उनको पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग उसको चुन लेते हैं, और इस प्रकार सरकार जो होती है वो क्या होती है? बन जाती है। और जैसी सरकार बन जाती है तो वो नए नए नियम बना लेती है और नए नए फैसले भी क्या करती है? बना लेती है। समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब वो टॉपिक है जो तुमने मिस किए थे दूसरे स्टूडेंट ने, है ना? सुन लेना। तो अब है सरकार को लोकतांत्रिक मानने का आधार, यानी किस प्रकार हम मान सकते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। तो सबसे पहली बात, लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं और अलोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। एक देश ऐसा है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए और एक देश ऐसा है जिसमें अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए। क्या होगा? किसी देश में अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे ही नहीं तो वो चुनाव अलोकतांत्रिक होंगे एक दृष्टि से। और कहीं पे मतदाता सूची में भी गड़बड़ियाँ कर दी जाती है और जोर जबरदस्ती से कहीं वोटिंग करवाई जाती है, तो उन चुनावों को भी हम अलोकतांत्रिक ही कहेंगे। बाकी अगर व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो रहे हैं निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव। और वो जो सरकार बनेगी वो कौन सी सरकार होगी? लोकतांत्रिक सरकार। भावना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है? अंतर होता है। अब कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक? तो सबसे पहली बात, अगर कहीं पर मतलब जैसे किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं या किसी देश में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ के उस देश की पूरी जनता को जो 18 वर्ष के ऊपर है ना, उन सभी को वोट देने का अधिकार दे रखा है
कुछ अपवाद हो सकते हैं और सभी के वोट का मूल्य क्या है? समान। तो ऐसी कंडीशन में उस देश में अगर चुनाव हो रहे तो वो चुनाव क्या होंगे? लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और सरकार भी क्या होगी? लोकतांत्रिक। दूसरी बात, चुनाव में एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। कहीं ऐसा है कि भाई उम्मीदवार ही एक ही वोट ही उसी को देना है और वो अपनी पसंद का ही नहीं, इस तरीके से भी अगर चुनाव हो रहे तो उसको हम अलोकतांत्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? और एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, एक से ज्यादा उम्मीदवार है और चुनाव हो रहे हैं और अपने मनपसंद का उम्मीदवार भी है वहां पर, तो इन चुनावों को हम क्या कह सकते हैं? लोकतांत्रिक चुनाव। इस प्रकार हम इस अंतर को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरी बात, नियमित अंतराल में हमें चुनाव करवाने चाहिए। यानी कि एक बार कोई उम्मीदवार जीत गया तो उसको 5 साल का टाइम पीरियड दे दो और उसको बोल दो तेरे को करना है जो करके दिखा दे। 5 साल में तूने कुछ नहीं किया तो अगली बार मुंह देखना हमारा, समझे? यानी कि एक टाइम पीरियड दे देना फिक्स। तो ये एक लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें ये विशेषता उसकी होती है कि परिवर्तन होता रहता है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, और एक चीज और ये है इसमें लोकतांत्रिक सरकार का सिलेक्शन में कि लोग जिसको पसंद करते हैं उसको खड़ा किया जाए, ऐसे लोगों को खड़ा नहीं किया जाए जिनको कोई पसंद ही नहीं करता है, फिर वोट देने का मन ही नहीं करेगा। और अब तो एक नया ऑप्शन दे रखा है जो तुम्हारे बुक में शायद इसका वर्णन नहीं है, बड़ी क्लासों में देखने को मिलेगा, नोटा। उसमें क्या होता है, कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं होता तो उस पर इनमें से कोई नहीं क्लिक कर सकते हो और अधिकतर वोट, किसी इलाके का अधिकतर वोट उस पर चले जाते हैं, तो उससे क्या अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो उम्मीदवार है ये कोई काम के नहीं है। फिर दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं और वहां पर उम्मीदवारों को बदला जाता है, उन उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिसीजन लेती है चुनाव लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, वो ये है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। किसी एक पक्ष का समर्थन न होकर सभी का समर्थन होना चाहिए, समझे कि नहीं? यानी जो जीत रहा है उसी को जिताया जाए, जो नहीं जीत रहा है उसको जबरदस्ती नहीं जिताया जाए, है ना? या ऐसे कह सकते हैं मतदाता पर अकारण दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? अब हमारा अगला बिंदु आता है राजनीतिक प्रतियोगिता। यानी कि ये बिल्कुल आसान है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे नॉर्मली अंकित बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, ये आरएलपी का कर रहा है, ठीक है? अब ये आरएलपी का गुणगान गाएगा और वो बीजेपी का गाएगा, इस कारण दोनों के बीच झगड़े हो जाएगा, एक दो थप्पड़ी खींच के रख लेंगे और लाते घूसे भी रख लेंगे और एक दूसरे के प्रति घृणा और हेट के भाव पैदा हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं पता है नेताजी आराम से साथ मिल के मजे लेते हैं। तुम आपस में झगड़ रहे हो लेकिन नेताजी क्या करते हैं? साथ ही बैठते हैं और साथ ही बातें करते हैं और साथ ही रणनीति बनाते हैं। वो सिर्फ अपन को क्या करते हैं? लड़ाते हैं। किस नाम पर? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। तो ये चीजें यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले छोटा सा बिंदु है राजनीतिक प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है, सारे उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं उन सभी के बीच कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा वोट लेके आए। जैसे अपने परीक्षा होती है नहीं होती है, कौन ज़्यादा नंबर लेके आए। तो बिल्कुल इन नेताओं के बीच भी क्या होता है, कंपटीशन होता है कि सबसे ज़्यादा वोट कौन लेकर आए। सभी अपने प्रचार में लग जाते हैं, जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तेरे पट्टा हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, तेरे वो हो जाएगा, ऐसी बातें कर करके उसको अपने अधीन करते हैं और बोलते हैं वोट आपने। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें अपन को अक्सर देखने को मिलती है और इसके कारण क्या हो जाता है, कुछ परिवारों में, है ना, कुछ मोहल्लों में, कुछ पड़ोसियों में झगड़ा भी हो जाता है और दूरियां भी बढ़ जाती है। अभी बताया ना एक रीज़न, उसके कारण इनकी दोस्ती टूटने का कारण भी एक हो सकता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसीलिए अधिकतर चीज़ें गुप्त रखी जाती है, किसी को बताई नहीं जाती है ना, ऐसे बताई नहीं जाती, सार्वजनिक नहीं की जाती है किसने किसको वोट दिया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक गलत संदेश जाता है, ऐसे कह सकते। घर में भले बोलो। नेक्स्ट, अगली बात, हाँ वैसे तो जानते हैं सभी, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है कि वहाँ पर छुपाई जाती है, वहाँ पर नहीं दिखाया जाता है, कि प्रूफ नहीं किया जाता, देखो इसने उसी को वोट दिया। ऐसे प्रूफिंग पब्लिकली नहीं की जाती है ना। बोर्ड की गिनती कर ली जाती है, नंबर अपन को मिल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम बन जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो नेता होते हैं वो चुनाव के समय तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और जीतने हारने के बाद मिली भगत इनकी हो जाती है, ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है।
अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण समाज के कुछ अच्छे लोग आगे नहीं आ सकते। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं आते कभी। वो बोलते हैं सरपंच को बहुत बहुत अच्छे से सजेशन दे दे कि ये कर दो वो कर दो वो कर दो, लेकिन कभी हम उनको बोल देते अरे यार अब की बार तेरे को बना लेते हैं, वो मना कर देता है नहीं मेरे को नहीं बनना। ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। अच्छे और सच्चे लोग आगे नहीं आ सकते जो जनता की भावना को समझते हैं। ऐसा अक्सर तुमने देखा होगा। जो बहुत कुछ करना चाहता है ना वैसे लोग आगे नहीं आ सकते। अभी आगे बहुत सी चीज़ें आएगी उसमें डिस्कस कर लेंगे वैसे। नेक्स्ट, एक अच्छा जो प्रतिनिधि होता है, कौन? अच्छा जो प्रतिनिधि होता है वो हमेशा एक बात ध्यान में रखता है कि मैं कुछ ऐसे ही काम करूंगा जिससे जनता का हमेशा हित हो, जनता का हमेशा क्या हो, भला हो। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अपन को ऐसे लगता है कि यार नेताजी हमारे लिए करेंगे वो करेंगे, लेकिन सच कुछ और ही होता है। फिर आता है एक बार में कि इतने पैसे गायब, इतना गबड़ा हो गया, ये हो गया, इतने पैसे इधर उधर हो गए, काम हुआ ही नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है और कागजों में न जाने क्या क्या हो रखा है, हैं? कागजों में तो कांच की सड़क बना रखी है और रियल में तो वहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ भी अक्सर देखने को हमें मिल जाती है। और एक बार कोई भी नेता जो होता है वो राजनीति में आ जाता है, उसके बाद उसको टेंशन रहती है यार मेरे को और बड़े पद पर जाना है, और बड़े पद पर जाना, ऐसी चाह उनके अंतर्गत रहती। तुम भी कभी एक परीक्षा पास कर लोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं यार अब की बार वो परीक्षा दूंगा, फिर और बड़ी परीक्षा दोगे। तो नेताओं में भी ऐसे होता है। और वो नेता के मन में ये होता है एक बार बन गया तो उसके मैं सत्ता में बना रहना चाहता है। वो चाहता है कि भाई अब मैं सरपंच बन गया हूँ तो ये बनूँ वो बनूँ और विधायक बनूँ वो बनूँ। ये चीज़ें उसके मन में हमेशा आती रहती है। क्लियर बिल्कुल कि नहीं? मतलब उसकी चाह कभी खत्म नहीं होती कि मेरे को ये करना है वो करना है। ऐसे कोई तो अगले में हार जाते हैं। हाँ हार जाते हैं, उनके लक्षणों से हारते हैं। वो लोगों के काम ढंग से करते हैं नहीं है और कुछ गलत पार्टियों में भी चले जाते हैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मतलब लोगों को आगे भी बढ़ देते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम मेरे को वोट दो। जीत गया, जीतने के बाद पता ही नहीं चल रहा है करूँ क्या, कि मैं काम कैसे करूँ, भाई आगे से पैसे पास कैसे कराऊँ। वो साला अकेला करवा रहा है, इधर से विपक्ष टांग अड़ा रहा है, ले देखे करा के दिखा, हम आगे कॉल कर देंगे, तेरे पैसे पास होने ही नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कुछ नेता चुनाव जीतने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाते हैं जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था तुम्हें, है ना। इस सेंटेंस को अपन मोदी जी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, मोदी जी को क्या चाहिए, वोट चाहिए। बीजेपी की सरकार चाहिए, तो उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों को उठाया, विभिन्न कमियों को निकाल के लोगों को बताया और फाइनल रिजल्ट दे दिया, आप भाजपा को लाओ, हम आपकी सारी जो दिक्कतें उनको हल कर देंगे। ये इसका एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, मतलब अपने रियल लाइफ से जुड़ा एक एग्जाम्पल है। इसके थ्रू तुम बहुत सारे आंसर्स तुम्हें पूछे जाते हैं, तुम बड़े आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट, कुछ नेता जो होते हैं वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते और चुनाव हार जाते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता ही नहीं है कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए। दो दोस्त तो डंके बढ़ाए नहीं, सरपंच के चुनाव में खड़ा हो रहा है, जीतेगा क्या? नहीं। दो जनों का काम किया नहीं, कहीं पुरकारी ढंग से की नहीं, तो फिर उसको कोई बनाएगा क्या सरपंच? नहीं ना। किसी ने छोटा सा काम दे दिया, अगले यार मेरे ये काम करेगा, उसने वो काम नहीं किया, वो बड़ा काम कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यानी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे हम इम्प्रूव होते हैं और एक समय हम मतलब बहुत बड़ा सोच लगते हैं कि यार इसे विकास कराना, ये कराना है वो कराना है। ऐसे लोग अक्सर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। बहुत सी परेशानियाँ भी आती है जो इस क्लास के एंड में देखेंगे, दे रखा है, बताऊँगा तुम्हें। नेक्स्ट, अगला जो हमारा बिंदु है वो है चुनाव प्रणाली। चुनाव किस प्रकार होते हैं? तो हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं कितने सालों में हो जाते हैं? 5 सालों में। यदि 5 सालों के बीच यदि किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? उपचुनाव के नाम से जानते हैं। याद रखना उपचुनाव किसे कहते हैं, प्रश्न ये आएगा। लिख दोगे? क्या लिखेगा देवीलाल? नहीं देवीलाल, हाँ किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस इलाके में वापस चुनाव करवाए जाते हैं और दोबारा जो भी नया प्रतिनिधि होता है वो सिलेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। अगला हमारे बिंदु है चुनाव क्षेत्र। जब भी चुनाव होते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में इलाकों को बांट दिया जाता है और उसके अनुसार हम भी वोट देने चले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब ये जो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है चुनाव के अनुसार, वोटिंग के अनुसार,
तो इसको हम क्या कहते हैं बताओ? निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहते हैं? जब तुम वोटर लिस्ट देखोगे ना उसमें लिखा आता है निर्वाचन क्षेत्र कपासन, ऐसे लिखा आता है ना। तो अपना निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कपासन। समझ गए कि नहीं? विधायक भी वही होता है, मतलब मेन टारगेट वही होता है ना। नेक्स्ट, हर एक निर्वाचन से एक एक प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। इस प्रकार पूरे भारत से कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 543 प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या होते हैं? जाते हैं। हाँ, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 25 सीटें और 25 सीटों के 25 प्रतिनिधि जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल, यहाँ तक समझ गए। तो लोकसभा चुनाव के लिए यानी कि जो मोदी जी को जिताने के लिए कितने विधायक जाते हैं? विधायक कितने जाते हैं? 543 विधायक जाते हैं। और इसमें डिसीजन ले लेते हैं कि कितने विधायक मतलब बीजेपी के हैं और कितने कांग्रेस के हैं, कितने अदर पार्टियों के हैं। इस प्रकार ये जो चुनाव का काम होता है। अब हर क्षेत्र के प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? संसद सदस्य। समझ गए? बड़ा आसान है। यहाँ के प्रतिनिधि कहाँ पे जाएंगे? संसद में जाएंगे। वहाँ पर अपने इलाकों के मुद्दों को वहाँ पर क्या करेंगे? रखेंगे। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, अभी हमारे इधर जितना भी ये डेवलपमेंट हुआ है ना, जिसे बहुत सारी अपने ट्रेनें चल चुकी है ना, जो ट्रेनें पहले नहीं रुकती थी उनको भी अब रुकवा दिया गया है। बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ी शादी वाली ट्रेन भी चल गई है। और तुम मतलब अपने इलाके में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, तुम्हें लगेगा। मैं उधर गया जैसलमेर बाड़, उधर मतलब ज़्यादा इतना है नहीं क्रेज, इधर अच्छा है। और सब नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के तहत, है ना, अपने राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। रेल सेवा किस में आती है? 3 सूचियों के बारे में पढ़ा है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची नहीं पढ़ा? अरे तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं का क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लासों में आता है। तो रेल जो है ये किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अधीन। और इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्या हुई है? पास हुई है। अभी बड़ी सादली वाली ट्रेन भी अभी स्टार्ट हो चुकी है और अहमदाबाद से भी अभी इस लाइन को कनेक्ट कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को तुम हमेशा ध्यान में रखो कि केंद्र सरकार हमारे इधर कितना डेवलपमेंट कर रही है, राज्य सरकार कितना कर रही है। इससे क्या होगा कि तुम एक जागरूक बनोगे, है ना, सारी चीज़ें तुम्हें पता रहेगी और तुम इतना होशियार बन जाओगे, किसी और को समझा पाओगे, अरे ऐसे होता है, ऐसे होता है। बहुत सारा तो पता ही नहीं होता है, ये मोदी जी ने किया, वो इसने किया, वो किसने किया, कंफ्यूज ही रहते हैं। तुम इतना से जरूर पढ़ लेना, तीनों सूचियाँ पढ़ लेना, ठीक है। अगर कहीं मिलेगी मेरे को तो मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, उनको याद कर लेना, ठीक है। तीनों सूचियों के बारे में तुम्हें जानकारी रखनी है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में जितनी सीटें होती हैं उसके हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को बनाया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि होता है उसको हम विधायक के नाम से जानते हैं ना। हर एक निर्वाचन क्षेत्र का हर एक जो प्रतिनिधि होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? विधायक के नाम से। किस नाम से? विधायक। ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे इधर का विधायक कौन है, हमारे इधर का कौन है, ऐसे बोलते हैं, वही बात है। नेक्स्ट, चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ और चीज़ें दे रखी है। चुनाव की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है और पूरे भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर 543 निर्वाचन क्षेत्र दे रखे हैं और हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको हम संसद सदस्य के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक राज्य में उसकी विधानसभा की सीटें होती हैं और अपने राजस्थान में कितनी सीटें? टोटल 50 सीटों के बारे में जानकारी दे रखी है। और प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधि संसद में अपना अपना जो क्या है महत्व जो भी है वो वहाँ पर रखता है, अपने इलाके की न्यूज़ रखता है और इस प्रकार क्या करता है वो अपने यहाँ डेवलपमेंट भी करता है और मुद्दों को हल भी करता है। नेक्स्ट, अगला बिंदु हमारा आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। बहुत आसान है कि अमीर लोग ही हर बार खड़े होंगे, वही मतलब छोटे को मौका ही नहीं मिलेगा, या अपने जो भी अपना इंडिया है इसके अधिकांश लोग वंचित रह जाएंगे विधायक बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, प्रधानमंत्री बनने से, या कुछ बड़े पद पर वो नहीं जा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था भी की है, यानी कि जब संविधान बनाए उस समय कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण दे दिया गया कि इतनी % सीटें तुम्हारे लिए हमने आरक्षित कर दी है, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया। तो बहुत सी अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है? आरक्षण दे रखा है इसमें, और उसी के अनुसार सीटें अलग अलग इलाकों में अलग अलग सीटें आती है। तुमने देखा होगा, अरे यार अपने यहाँ कौन सी सीट है, ये बात अक्सर तुम्हें सुनने को मिलती होगी, SC की है, एक ST की है, एक OBC की है, एक जनरल की है। क्लियर? बिल्कुल। तो ये अक्सर ऐसी चीज़ें अपन को सुनने को मिलती है, तो विस्तार पूर्वक हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है। क्लियर?
कभी मन में नहीं आया तुम्हारे कि यार हमेशा ओबीसी की सीट आए तो ठीक रहे, या फिर ऐसा मन में नहीं आया कि यार हमारे यहाँ जनरल की आ जाए तो ठीक रहे? आता है कि नहीं आता है? किसकी आनी चाहिए? रैंडमली दे देते हैं वो कोई सी भी, कहीं पर हर इलाके में हर कोई सी सीट वो अवेलेबल करवा देते हैं, है ना। मतलब चेंजेस होता रहता है ना। इस बार वो आ गए तो अगली बार वो आ जाएगी, ऐसे। नेक्स्ट, जनवरी 2019 की बात करें तो उस समय 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थी और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थी। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुम कहीं पर भी एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो। 2019 के अनुसार क्या दे रखा है, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 84, और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 47। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ग्रामीण और शहरी निकाय यानी कि अपने सरपंच के चुनाव होते हैं, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उसमें भी महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दे रखा है। महिला, कभी कभी देखा होगा सरपंच पर महिला की सीट आ जाती है तो लोग अपनी लुगाइयों को खड़ा कर देते हैं, आज तू राज तो भले लोग ही करते हैं, अधिकांश इसी होता है ना। मतलब अधिकांश कामों में वही जाते हैं, है ना। लेकिन एज सिग्नेचर किसके होते हैं, महिला के होते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ अप्रूव करानी है तो साइन हमेशा किसके होंगे, महिला के होंगे। बाकी कुछ मीटिंग से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें उसका हस्बैंड क्या होता है, जा सकता है, अगर जीत जाती है, सरपंच बन जाती है या किसी बड़े पद पर खड़े हो जाती है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक चीज़ है वोटर लिस्ट या मतदाता सूची। वोटर लिस्ट क्या होती है, कौन बताएगा? वोट डालने का। इसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो वोट डालने के अधिकारी हैं या जिनकी योग्यता है कि वो वोट डाल सकते हैं, उन सभी के नाम होते हैं। हमारे देश की बात करें, इंडिया की, तो हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी लिंग से हो। यानी महिला और पुरुषों को सभी को वोट देने का अधिकार यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। हर 5 साल में मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। जो लोग मर जाते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं, जो लोग नए 18 वर्ष के हो जाते हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, जोड़ दिए जाते हैं और उनको आईडी कार्ड भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट, मतदान करने के लिए हमें कार्ड भी दिया जाता है। अगर कार्ड हमारे पास नहीं होता है तो हम राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें अक्सर चुनाव के समय जैसे सुनने में आया होगा, अरे यार मेरी वो आईडी नहीं मिल रही है, कहीं गुम गई है, अब तो मैं वोट ही नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। उस समय तुम्हें बोलना है, अरे राशन कार्ड ले जाओ, या फिर क्या बोलोगे, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ। ये आइडिया तुम दे सकते हो। ढूंढने पे नहीं पड़ना है, अगर नहीं मिल रहा है तो तुम ये काम कर सकते हो। और अगर तुम बूथ पे जाते हो किसी को लेके और उसके पास जैसे वो नहीं है आईडी कार्ड, है ना, वोट देने का, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि ये क्या कंपलसरी थोड़ी, ये नहीं हो तो भी वोट दे सकते हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसी बात तुम कह सकते हो। लेकिन इतने से लक्षण तो हमें होने चाहिए ना, है। ये बात पता होगी तभी कहेंगे ना, पता ही नहीं होगी तो कैसे कहेंगे? वो तो मना कर देगा, बोलेगा कि नहीं ये कार्ड नहीं है तो वोटिंग नहीं होगी तुम्हारे। तो फिर तुम क्या बोलोगे, हैं? ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, वोट दे। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस से दे सकते हैं, अनिवार्य थोड़ी है। ले जाओ, वोट दे। हाँ, राशन कार्ड से भी दे सकते हैं। तो वहां पर तुम्हें अपनी जागरूकता दिखानी है, फिर वो सोचेगा अरे यार तुम होशियार है, यानी कि तुम्हारी एक पॉजिटिव इमेज वहां पे बन जाएगी कि बच्चा बहुत होशियार है, सारी चीजें जानता है, समझे। फिर वो ऐसे बोलेगा तू कुछ बड़ा बनेगा, अरे तेरे तो नौकरी लग जाएगी, ऐसे दुआएं देगा। या फिर उसको समझ आ जाएगा कि यार सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ऐसे फेंक नहीं सकते, समझे। बाकी इसी पागल बना लेते हैं जो चीज़ों को समझते नहीं उनको। क्लियर। नेक्स्ट, ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। अब अगला टॉपिक है हमारे उम्मीदवारों का नामांकन किस प्रकार होता है। तो उम्मीदवार का नामांकन करने के लिए उसकी आयु जो है वो कितने साल होनी चाहिए? उम्मीदवार की आयु कितने साल होनी चाहिए? 25 वर्ष। हाँ, 25 साल का वो होना चाहिए और वो खुद भी क्या कर सकता है, खुद को वोट दे सकता है। ये अधिकार भी उसको दे रखा है। और उम्मीदवार होते हैं वो ऐसे खड़ा होकर नहीं आ जाता कि मैं चुनाव पे खड़ा होऊंगा, इस पार्टी से हो रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि लोग सेलेक्ट करते हैं कि ले यार हमारे इलाके से इसको खड़ा कर देते हैं, और फिर उसको किस पार्टी से करना है वो भी लोग डिसाइड करते हैं, और पार्टी उसको चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दे देती है। भले बीजेपी से हो, कांग्रेस का हो, किसी से भी खड़ा हो सकता है, लेकिन लोगों का समर्थन उसको मिलना चाहिए। क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं मिलता है तो जो पैसे जमा कराते हैं वो सारे ही हमेशा के लिए जमा हो जाते हैं, समझे। नेक्स्ट, चुनाव अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए हमें एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें हमें कुछ पैसे भी जमा कराने पड़ती है। पैसे हम जमा करा देते हैं तो अपन चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल
हो जाते हैं, एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो वो पैसे रिटर्न मिल जाते हैं, और नहीं जीते तो जमा हैं। कितने बदले बदले वो मेरे को आइडिया नहीं है, तुम्हारे बुक में दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तेरे को 30 पता है? लाख 30 लाख 30 लाख देने पड़ते हैं। हाँ 30 लाख अपन खर्च कर सकते हैं। नहीं वो तो अलग है, पैसे वहाँ जमा होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। जो किससे उम्मीदवार पता के है? पद पर खड़ा होते हैं ना। एक लाख मेरे को पता नहीं, कंफर्म नहीं है, मैं कैसे बोल दूँ? तुक्के नहीं फेंक सकते, कंफर्म पता है तो फेंक सकते हो, बाकी नहीं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक घोषणा पत्र भी जारी करवाया है, जिसको भरकर भी उम्मीदवार को देना रहता है कि ये मैं इस चीज़ की घोषणा करता हूँ कि मेरे पास मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, मेरे खिलाफ कौन कौन से गंभीर मामले चल रहे हैं, कि मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, मेरे कितनी जगह ज़मीन है, इसके अलावा मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। ये सारी चीज़ें जो उम्मीदवार होता है उसको भर के देनी होती है। उम्मीदवार ये चीज़ें भर के आराम से दे देता है, फिर वो उम्मीदवार के पद पर खड़ा हो जाता है। और जैसे उसने फार्म भरा, और छोटे मोटे बच्चे क्या करते हैं, पोस्टर वोस्टर, चुका देंगे भले फेविकोल नहीं मिले तो आटा लेके क्या करेंगे, चिपका देंगे, लेकिन अपने उम्मीदवार का काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उतने बहुत सारे पैसे वहाँ पे जमा कराएं, और 100-200 रुपये हमें भी देगा दंदान की, है ना। तो ये चीज़ें, तो चुनाव अभियान बड़े जोरों शोरों से चलता है, और होता कुछ नहीं है इसमें। अपने जो विचार होता है वो लोगों के सामने व्यक्त करता है, अलग अलग प्रकार के भाषण देता है, और विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाता है। राजनीति वही होती है जो मैंने तुम्हें बताई है ना। वर्तमान सरकार है, किसी की भी हो, उसकी कमियों को निकालो और जनता के सामने पेश करो और सोल्यूशन बता दो, इतनी सी राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें भी नेता बनना है तो ये चीज़ तुम्हें इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए किसके लिए सर? कि समाज में कौन कौन सी बुराई है, कौन कौन से गलत काम है। किताब कॉपी लेके बैठ जाओ, लिखने लग जाओ, और फिर उठाओ सवाल आराम से, लेकिन अपना तर्क मजबूत होना चाहिए, है ना। अपनी बात ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं डगमगा जाए अपन, ठीक है। राजनीति ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किताब बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति बहुत छोटी चीज़ है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। वो आलू सोना नहीं चलता है, एवन के मोड में नालिश करा आलू सोना नहीं चलता है, समझे। आलू सोना नहीं चलता है, वहाँ पर जनता के मुद्दे रखने पड़ते हैं और उनकी समस्याओं का हल करना रहता है। बाकी 5 साल के मेहमान हैं, दोबारा मौका सर नहीं देते हैं लोग। बोलते हैं ना दिवाड़े पे क्यों, वो तो सरपंच बन गए, तो क्यों हो गया दिवाड़े, लखनऊ भी हो ऐसे। नेक्स्ट, खुली चर्चाएं होती है, अलग अलग सभाएं होती है, और जिसमें वो उम्मीदवार भी अपनी बातें रखता है और लोगों की राय भी वहाँ पर वो क्या करता है, जानता है। चुनाव अभियान के दौरान ऐसी चर्चाएं बहुत सारी करता है वो, और अंतिम सूची की घोषणा होती है। अभी तक अपने नहीं हुई है ना, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होते हैं, नहीं उनके नाम अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। तो जिसे वो नाम आए, कंफर्म हो गया हाँ भाई ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मुल्ला से तो लड़ रहे ना वो, हाँ मेरे नेहरू लाल जी हाँ देवा हाँ वो मेरे को पता है, लेकिन अंतिम सूची नहीं आई है। सरपंच जैसे अंतिम सूची आएगी उसके तुरंत बाद ये क्या करने लग जाएंगे, प्रचार करने लग जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे न, पोस्टर वोस्टर छपाएंगे। लेकिन अपन को घर के बाहर ही खड़ा रहना है, कहना मेरे यहाँ नहीं चिपकाना है, सामने चिपकाओ। ऐसा होता है ना, बहुत सारे डांट भी देते कभी कभी, यहाँ पे नहीं चिपकाना है। कौन डांटते पता है, हमारे ठंडी चिपका अरे कौन डांटते पता है, दादी घर में कौन बीजेपी वाले, और बाहर कांग्रेस का लगा दिया तो क्या करते हैं, वो चिपका के चले जाते हैं। अक्सर कब होता है, रात को होता है, रात को आते हैं चिपकाने, ताकि सब सो रहे होते हैं, सुबह उठे देखो पोस्टर फिर धीरे से खुरुच के अपन सफाया कर देते हैं। तो अक्सर ऐसी चीजें अपन को देखने को, सर ऑटो चिपकावे भी दा कमांडर पूरा ऑटो से हाँ तो वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो इनको 15-20 दिनों का समय दिया जाता है। उस समय में वो क्या कर लेते हैं, अपना प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से कर लेते हैं, लोगों को अपने अंडर में कर लेते हैं। जो बोलने में अच्छा कुशल वक्ता होता है, लोगों की फीलिंग को समझ लेता है, वो आराम से चुनाव जीत जाता है। जिसको बोलने का रंग है न ढंग, लोगों की भावनाओं को समझता है नहीं, लोगों के मुद्दों को हल करता है नहीं, ऐसे चुनाव में हमेशा क्या होते हैं, असफल, हार जाते हैं। जमानता जब्त, जमानत क्या हो जाती है, जब्त। जितने पैसे जमा कराए वो जब्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। एक मुद्दा यहाँ पर दे रखा है कि 1971 में जब कांग्रेस पार्टी ने जीतने के लिए एक मुद्दा उठाया था, वो क्या था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। क्योंकि विपक्ष था वो क्या बोल रहा था,
इंदिरा गांधी को हटाओ। क्या बोल रहा था? और उसने उसी को हथियार बना लिया। उसने क्या बोला? गरीबी हटाओ। देखो तो लोगों को कौन पसंद आया? इंदिरा गांधी आई उस समय। गरीब हटाने के लिए उस समय इंदिरा गांधी पसंद आई कि यार ये हमारे इसको हटाने को बोल रहे हैं और ये तो हमारे लिए अच्छा सोच रही है कि गरीबी हटाएगी तो कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। नेक्स्ट 1977 की यदि हम बात करें, कब की? 1977 की। तो यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए थे। कौन से चुनाव? लोकसभा के और इसमें एक था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसने कौन सा नारा दिया था? इंदिरा गांधी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बचाओ। कौन सा नारा दिया था? लोकतंत्र अगर ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आते हैं 04 में, तुम आराम से उनको कर सकते हो ना? कि छोड़ के आओगे कि नहीं? आसान कोई देवा उसे मैं तुम्हें इस टेक्निक से तैयार कर रहा हूँ कि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन निकाले तुम सोल्व कर सकते हो। तुम देखना, अपन मैचिंग करेंगे। नोट से करना ठीक है। नेक्स्ट उम्मीदवार या पार्टी कुछ ऐसे काम है जो नहीं कर सकती है। क्या क्या नहीं कर सकती है? मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकती है, लालच नहीं दे सकती है, गुलाबी नोट नहीं दे सकती, घूस नहीं दे सकती है और धमकी नहीं दे सकती, जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। इसके अलावा चुनाव के अंतर्गत सरकारी इमारतों का प्रयोग नहीं कर सकते। लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख खर्च कर सकता है वो अपने प्रचार प्रसार में, और विधानसभा के चुनाव के लिए 10 लाख वो क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है। इससे ज़्यादा यदि वो खर्च करता है तो वे फिर उम्मीदवार के पद से हटा भी दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार इन मुद्दों में दोषी पाया जाता है तो चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाता है, दोबारा चुनाव क्षेत्र में कराए जाते हैं। और राजनीतिक पार्टियों की बात करती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां आचार संहिता का पालन करती है, और आचार संहिता के अभी लगने वाले हैं जस्ट 15-20 जिले और घोषित होने तो फिर लग जाएगी। और घोषित होंगे। हाँ अभी होंगे, ठीक है। राजस्थान अब जरूरी है आचार संहिता लगाना, बाकी इतने जिले हो जाएंगे कि हम याद भी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में बहुत जिला भी नेक्स्ट आचार संहिता में चुनाव। सुन लो बेटा, अब आचार संहिता में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए किसी उम्मीदवार को, उसकी बात हो रही। तो किसी धर्म स्थल पर क्या नहीं कर सकते? चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते। कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, वहाँ पे जनसभाएं नहीं कर सकते। कब? आचार संहिता में। दूसरी बात, सरकारी वाहनों का प्रयोग और सरकारी अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकते। मार साहब को लेकर नहीं जा सकते हैं कि आपके बच्चे बहुत पढ़ते हैं जो चलो आज सबके घर पे जाके आते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा जैसे ही आचार संहिता लग जाती है उसके बाद कोई बड़ी घोषणा नहीं हो सकती। कोई घोषणा नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई बड़ा प्रोग्राम का उद्घाटन भी नहीं हो सकता है। जो करना है वो पहले करो। अब मतदान कहाँ पर होता है? सिंपल सी बात है, किसी स्कूल बेटा डिस्कस आपस में नहीं। मतदान कहाँ पर होता है? या तो किसी सरकारी स्कूल में या फिर कोई भी सरकारी इमारत होती है वहाँ पे हो सकता है। और मतदान में कौन सी मशीन का यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। चुनाव के पश्चात निष्पक्ष ढंग से मतों की गणना की जाती है। जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो क्या बन जाता है? उम्मीदवार। क्या बन जाता है? उम्मीदवार। अब भारत में लोकतांत्रिक चुनाव किस प्रकार होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक रूप से होते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक रूप से किस प्रकार होते हैं। पहली बात, आ जाओ, बाणु नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हुई। अब हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक भारत के लिए, है ना? पहले तो हमने समझ लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज आई है। पहली बात, मतदाता सूची में फर्जी नाम नहीं होना चाहिए, अंकित। मतदाता सूची में फर्जी नाम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो चुनाव को हम अलोकतांत्रिक घोषित कर सकते हैं। शासक दल जो होते हैं वो सरकारी सुविधाओं का या सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अमीर उम्मीदवार होते हैं, कौन से उम्मीदवार? अमीर उम्मीदवार या बड़ी जो पार्टियां होती है वो ज्यादा धन खर्च नहीं कर सकती है। और मतदान के दिन चुनावली धांधली नहीं चलेगी, फर्जी वोट कोई नहीं डाल सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही जना टपाटप दे रहा है वोट एक ही को। तो ऐसे चुनाव को असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक घोषित कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, एक ही बार क्लिक होता है। नेक्स्ट, अगर यह सब कारण मतदान के तहत पाए जाते हैं तो चुनाव को क्या घोषित कर दिया जाता है? अलोकतांत्रिक। स्वतंत्र चुनाव आयोग की यदि हम बात करें तो चुनाव आयोग खुद में स्वतंत्र है, जिस प्रकार
न्यायपालिका उसका डिसीजन सुनाने में किसी का इंतजार नहीं करती। ऐसे नहीं कि यार उनसे पूछ लेते हैं कि मैंने निर्णय सही लिया कि नहीं लिया। एक बार बोल दिया न्यायपालिका ने, वो सर्वमान्य है। और यहाँ चुनाव में भी ऐसे ही है, ठीक है। चुनाव आयोग जो है वो किसी की नहीं सुनता है। उसने जो प्लानिंग बना ली, उसने जो टेक्निक यूज़ कर ली है वो करेगा। मतलब किसी नेता नगरी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलेगी वहाँ पे, ठीक है। वो अपने खुद के डिसीजन खुद लेगा और चुनाव करवाएगा। अब इसमें मुख्य कौन होता है? निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पूरे भारत का एक होता है। और इसकी जो नियुक्ति होता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गलत याद नहीं करना है, बिल्कुल करेक्ट याद करना है, सबसे बड़ा ओके। नेक्स्ट, कासर कतरा नोट्स करो अब निर्वाचन आयोग जो होता है उसके कुछ अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार। सबसे पहले बात यह है कि चुनाव की जो अधिसूचना जारी होती है उससे लेकर चुनाव की जो घोषणा हो जाती है, विजेता की घोषणा, उस तक निर्वाचन आयोग का पूरा योगदान इसमें रहता है और वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने निर्णय क्या करता है? सुनाता जाता है। नेक्स्ट, आचार संहिता की जो पालना है ये चुनाव आयोग के द्वारा मतलब आचार संहिता लागू करवाई जाती है और उसका जो पालना है सभी को करना रहता है। यदि कोई भी उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसको पकड़ के ले जाएगा। चुनाव के समय मास्टर भी किसके अधीन होते हैं? चुनाव आयोग के अधीन। उस समय उनका मामला बदल जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं और उनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लग जाती है। अब चुनाव के जब भी चुनाव होते हैं तब निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है वो इन सभी को क्या करने पड़ते हैं? मानने पड़ते हैं। और इस प्रकार बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो जाते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी बिल्कुल नहीं होता है और अधिकारियों का तबादला भी इस समय करवाया जाता है। किसके द्वारा? सब कुछ काम किसके द्वारा होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। किसके द्वारा? इतने सारे काम वो कर सकता है। अब चुनाव की जो ड्यूटी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के टीचर्स, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं सारे लग जाते हैं। तो उस समय जो चुनाव होते हैं उस समय निर्वाचन जो आयोग होता है उसके अधीन काम करते हैं सभी लोग। जिस प्रकार निर्वाचन आयोग ऑर्डर देता है उस तरीके से सारे अधिकारी क्या करते हैं? काम करते हैं। अगर कहीं पर भी ढंग से चुनाव नहीं हुए हैं तो क्या होता है? दोबारा वहां पर चुनाव करवाए जाते हैं। ये कौन करवाता है दोबारा चुनाव? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन करवाता है? हाँ, आयोग और आयुक्त दोनों ही सही है। आयोग उस संस्था के बारे में कहा गया और आयुक्त वो जो व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर उसको कहा गया। समझ गए? नेक्स्ट, चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है और लोग उत्साह से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और कितने लोग वोट दे रहे हैं, कितना क्या है, सारे आंकड़े भी उसके पास होते हैं। नेक्स्ट, एक मतलब सर्वे है जिसमें हमें ऐसा पता चलता है कि अमीरों की तुलना में गरीब जो होते हैं, निरक्षर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या कर देते हैं? वोटिंग करते हैं। आम चुनाव की यदि बात करें तो भारत के लोग आम चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब अगला बिंदु है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। किसको स्वीकार करना? चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। कोई भी उम्मीदवार हार जाता है तो वो दिल पे पत्थर रख के बोल देता है कि यार लोग आपको पसंद नहीं करते थे, अपन हार गए, ऐसा वो क्या करता है? कह देता है। नहीं। नेक्स्ट, अब किस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए? तो उसका एक ही ऑप्शन है, क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से परिणाम अपने हाथ लगना। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पैसे देके क्या कर लेते हैं? वोट खरीद लेते हैं। यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं जो उम्मीदवारों के सामने होती है या हमारे लोकतंत्र के सामने है। और कुछ जो पार्टियां होती है, नई नई पार्टियां, ठीक है, वो इतना आगे नहीं आ पाती है और उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी मुश्किलें उनके सामने आ जाती है, जबकि कुछ पैसे देके क्या होते हैं? लग जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट, देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपराधिक मामले से पृष्ठभूमि रखते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को टिकट दिला देते हैं या मिली भगत चलती है। तो ये चुनौती भी अपन को अक्सर देखने को मिलती है। इससे अच्छे और सच्चे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इस लोकतंत्र की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, चुनाव की रेस में पीछे रह जाते हैं। और बड़ी जो पार्टियां होती हैं उनको टिकट जल्दी मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। और अलग अलग पार्टियों में मतलब ये चीज़ रहती है कि जो पुराने समय से चली आ रही हैं या जिनकी पहुंच ज़्यादा है उनमें उनका क्रेज़ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें अक्सर अपन को देखने को मिलती है और इसमें अपन ऐसे कह सकते हैं कि चुनौतियाँ जिनको आज हल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट,
विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हमें लोकतंत्र में देखने को मिलती है, इन समस्याओं को या इन चुनौतियों को आज समाप्त करेंगे अपन, और धीरे धीरे जो लोकतंत्र है और स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएगा। इससे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और लोगों के काम भी सारे अटके हुए हो जाएंगी। ये इस प्रकार की चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। समझ गए बिल्कुल कि नहीं? अब एक एक टॉपिक मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, 5 मिनट बाद। तो अभी तुम आराम से या तो डिस्कस कर लो एक दूसरे से, 1-2 क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ सकते हो, या जिसको आता है वो आंसर्स कर सकते हैं। एक एक टॉपिक यहाँ पे ओरली तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? फिर तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो अब जल्दी से पढ़ लो आराम से, टॉपिक तो दो। पढ़ लो, मैं फिर दूंगा टॉपिक।